हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल या हम कहें टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज़ बेसिकली मल्टीपल एलीलिज्म। तो देखिए, इस टॉपिक को जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें कुछ बेसिक हेड्स हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वो है सबसे पहले मल्टीपल एलीलिज्म की डेफिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मल्टीपल एलीलिज्म है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। उसके बाद एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लेंगे हम मल्टीपल एलीलिज्म का। फिर हम कॉज ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म को पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम मल्टीपल एलीलिज्म के देखेंगे और फाइनली जो भी हमने इस कॉन्सेप्ट से सीखा है उस पर हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, इसी बिहाफ पर हम अपना आज का टॉपिक, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो मल्टीपल एलीलिज्म है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू और मोर एलील्स ऑफ अ जीन इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म। अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देने को कह रहा हूं कि यहां पर इस डेफिनेशन में लिखा है कि हम यहां पर प्रेजेंस ऑफ टू और मोर एलील्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम सब जानते हैं कि अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं तो उस एक सिंगल कैरेक्टर में दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स के ही एलील हो सकते हैं, and this is according to Mendelian principle. Suppose अगर मैं कैरेक्टर ले रहा हूं प्लांट हाइट का या स्टेम हाइट का, तो एक एलील कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट ट्रेट को रिजेंबल करता है और जो स्मॉल टी होता है वो डॉफनेस को रिजेंबल करता है। लेकिन देखिए, इस फिनोमेना में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई कि दो एलील ना होके हमेशा ये दो से ज्यादा होंगे। ऐसा एक हम कह सकते हैं कि ये डेविएशन है नॉर्मल मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के से। अब लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा हमें यहाँ पर फिनोमिना स्टडी को करने को मिलता है। मल्टीपल एलीलिज्म के साथ साथ ही हमें यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी समझना है। देखिए, मल्टीपल एलीलिज्म में और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दोनों में ही दो से ज्यादा जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, मल्टीपल एलीलिज्म में जो जीन्स हैं वो डेफिनेटली दो से ज्यादा होंगे, लेकिन उनका नंबर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। Their number will never be infinite। तो इसमें अगर आप स्टडी करेंगे, बल्कि इसके कंट्रास्ट में अगर आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है यहाँ पे नंबर दो से ज्यादा हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, इनफाइनाइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मल्टीपल एलीलिज्म में और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि मल्टीपल एलीलिज्म में जो एलील्स का नंबर है वो 2 से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में उसका नंबर इनफाइनाइट हो सकता है। देखिए, मल्टीपल एलीलिज्म को तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं आपके साथ देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें मैं ह्यूमंस की हाइट को अगर डिस्कस करूं, तो आप यहां देख सकते हैं कि ह्यूमन
पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर कंसिडर करें तो उनमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी हाइट बच्चों सेम नहीं हो सकती। सपोज अगर हम 5 फीट से 6 फीट तक के इंडिविजुअल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हम देखेंगे देयर विल बी करोड्स एंड करोड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन whose height is actually between 5 feet to 6 feet. That means कि यहां पर कुछ जीन्स नहीं, कुछ जीन्स का मतलब 2 से ज्यादा जीन्स नहीं, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीन्स हो रहे हैं जो बेसिकली किस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं, हाइट इन ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो देखिए, जहां तक मैंने अभी अपने आप को मल्टीपल एलिलिज्म की बात कहने के लिए कंसाइज करा है, उसमें आपको डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली जो अलील्स हैं, जो कि मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं, यहां पर बेसिकली उससे ज्यादा होंगे। तो चलिए हम अब मल्टीपल एलिलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जब हम मल्टीपल एलिलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। और ये 6 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। दूसरी चीज है, आप एक सिंगल कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम इसी पॉइंट को मल्टीपल एलिलिज्म में जो केस स्टडी हम यहाँ पे आपको करवाएंगे उसको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे जीनोटाइप लिखते हैं डोमिनेंट एलील का और रिसेसिव एलील का। जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील होते हैं उनकी होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, और यहीं पे हम सीखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। और यहां पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बेसिक कॉन्सेप्ट में कि आर देयर ओनली 2 एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। इस क्वेश्चन को अगर हमने आंसर कर लिया तो हम सीधे तौर पर जो मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझने की फाउंडेशंस को डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जहां पर हमको ये समझना है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है ये क्या होता है। देखिए, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम यहां पढ़ रहे हैं ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के आधार पर हैं, जहां पर यह माना गया कि अगर मैं एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहा हूं, इफ आई एम कंसिडरिंग a single character, I am considering a single character, then there are 2 alternative forms of genes which are basically called as alleles. तो यहां पे एक कैरेक्टर के अगर बच्चों में अलील्स की बात करूं तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो 2 हो सकते हैं। अब वो 2 एक जैसे हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम यहां पर स्टेम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, हम यहां पर स्टेम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं तो स्टेम हाइट के बेसिकली 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस डोमिनेंस का हो सकता है जिसमें स्टेम टॉल हो सकती है, और एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें स्टेम डॉफ हो सकती है। अब देखिए, कैपिटल टी का जो अलील है जो टॉलनेस को कोड कर रहा है वो कैपिटल टी है, और जो रिसेसिव फॉर्म है वो इसका स्मॉल अल्फाबेट है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील है, जो डोमिनेंट अलील है उसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से करते थे, किस केस में बच्चों, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स में, और जो रिसेसिव फॉर्म था उसका रिप्रेजेंटेशन हम बेसिकली स्मॉल लेटर से करते थे। और इसी तरीके से बेसिकली हम मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को जब कंसिडर करते हैं तो डोमिनेंट जीन को या डोमिनेंट अलील को
हम बेसिकली रिसेसिव अलील से अलग करते हैं। लेकिन यहां पर हमें एक चीज का समझना बहुत जरूरी है कि डोमिनेंट अलील बच्चों होगा कौन सा। देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर मैं सपोज कैपिटल टी जीन को कंसिडर कर रहा हूं, सपोज मैं कैपिटल टी जीन को कंसिडर कर रहा हूं, देखिए मैंने दो यहां पर लोकस बनाए हैं जो ये सपोज अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड होंगे। तो ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये एक लोकस है और ये जो दूसरी डॉट है ये दूसरा लोकस है दूसरे क्रोमोसोम का। लेकिन जो लोकस यहां पर है वही लोकस नंबर यहां पर होगा अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम की। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि सपोज ये मेरा अगर टी जीन था और ये मैं यहां पर बच्चों टी डैश के फॉर्म में इस जीन को लिख रहा हूं, जो दूसरा जीन मैंने यहां कंसिडर करा है। देखिए, अगर हमारा ओल्ड कन्वेंशन की हम बात करें तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, या ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल तरीका है जिसे हम आज तक पढ़ते आए हैं उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई करा है कि जो कैपिटल लेटर होता है वो हमेशा डोमिनेंट अलील को सिंबलाइज करता है और जो स्मॉल लेटर होता है वो हमेशा रिसेसिव अलील को सिंबलाइज करता है। ये आसानी से समझने का एक तरीका होता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है जेनेटिक्स के सिनारियो में। अब देखिए, अब ये मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी डैश लिख दिया और मैं मानता हूं कि बच्चों अगर इसको एक्सप्रेस होना है तो कम से कम यहां पर जो जीन प्रोडक्ट है उसको 50% कंसेंट्रेशन में सिंथेसाइज होना पड़ेगा। अब चलिए हम मानते हैं कि जो कैपिटल टी जीन है वो यहां से यहां तक सिंबलाइज कर देता हूं मैं इसको, और जो टी डैश है बच्चों उसके जीन प्रोडक्ट को यहां से यहां तक सिंबलाइज कर देता हूं। जब कभी भी मैं ब्रैकेट्स में इस चीज को लिखता हूं तो आप समझिएगा कि मैं जीन के जीन प्रोडक्ट की बात आपसे यहां पर कर रहा हूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको इस सिस्टम से ही क्लियर है कि यहां पर डेफिनेटली जो टी डैश है, टी जो है उसका जो जीन प्रोडक्ट है वो टी डैश से ज्यादा है। अब हम ये समझते हैं कि ये जीन प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। देखिए बच्चों, डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए वो केमिकल है जिससे क्रोमोसोम और जीन बना हुआ है। दैट मीन्स कि मैं यहां पर अगर बात करता हूं जीन की, तो देखिए एक जीन जो है वो अपना जीन प्रोडक्ट बनाएगा, वो अपना जीन प्रोडक्ट बनाएगा और ये जीन प्रोडक्ट जब एक्सप्रेस करेगा तो हमें एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखिए होता क्या है कि ये जीन जिस चीज से बना है वो बेसिकली डीएनए है। डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए पे बेसिकली क्या होंगे, कोडॉन्स होंगे, जो कि बेसिकली क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करने वाले हैं। और एक डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ही एक डेफिनेट प्रोटीन को कोड करेगा। अब अगर हम बच्चों यहां पर डिप्लॉयड सेल की बात करेंगे तो जिस डिप्लॉयड सेल में, अब आप यहां पे समझिए कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, देखिए डिप्लॉयड सेल, तो यहां डिप्लॉयड सेल में सपोज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब यहां पर एक का ये जीन लोकस है और एक का ये जीन लोकस है। इस पहले वाले क्रोमोसोम पर हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल टी है और ये क्या है, टी डैश है। तो हम देख सकते हैं
इस पूरे डिप्लॉयड सेल में बच्चों टी डैश ने अपने जीन प्रोडक्ट को, या हम कहें जो जीन टी है उसने अपने जो प्रोटीन की सिंथेसिस करी वो टी डैश से ज्यादा करी। इसलिए इस सेल में जो एक्सप्रेशन काउंटेबिलिटी में आएगा, जो एक्सप्रेशन फिनोटिपिकली ज्यादा शो होगा, वो किसका होगा? टी का होगा इन कंपैरिजन टू टी डैश। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टी है इस केस में वो डोमिनेंट है टी डैश में। आसान तरीका क्या होता है इसको लिखने का? आसान तरीका जो हम लोग अपने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं वो बेसिकली ये है कि कैपिटल टी जीन को आप डोमिनेंट अलील कहेंगे और जो स्मॉल टी है उसको हम रिसेसिव अलील कहेंगे। होप यहां पर आपको जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो डोमिनेंट अलील वर्सेस रिसेसिव अलील है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं समरी दे रहा हूं। बेसिकली जिस जीन का प्रोटीन ज्यादा बनेगा और वो बेसिकली अभी मॉडिफाई नहीं हुआ है, या मैं कहूं वो अपने रॉ फॉर्म में है और वो अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट शो कर रहा है, वो जीन अगर दूसरे जीन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अपना जीन प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है तो ऐसे जीन को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं और दूसरे वाले को हम उसका रिसेसिव फॉर्म कहेंगे। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव अली। अब देखिए हम यहां पर अपने दूसरे पॉइंट को अगर कंसीडर करें कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, तो फिर से देखिए हम यहां पर आते हैं कि यहां पे हमने कैपिटल टी और यहां पे हमने स्मॉल टी बच्चों ऐसे लिखा था। अब इसी चीज को अगर हम होमोजाइगस स्टेट में लिखते थे तो कुछ ऐसे लिखते थे। एक डिप्लॉयड सेल में सेम तरीके के अलील पाए जा रहे हैं, चाहे वो ये स्टेट हो चाहे वो ये स्टेट हो। ये दोनों क्या कहलाते हैं बच्चों? होमोजाइगस। ये दोनों क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस। लेकिन अगर स्टेट कुछ इस तरीके से है डिप्लॉयड सेल में तो ये दोनों एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स तो हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है। तो ये दो अलील्स जो यहां पे प्रेजेंट हैं वो सेम ही कैरेक्टर के फॉर्म्स हैं, लेकिन ये अलील्स डिसिमिलर हैं। और ऐसी कंडीशन को जहां पर एक ही कैरेक्टर के अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अलील्स तो हों लेकिन वो डिसिमिलर हो, वो सिमिलर ना हो, ऐसे फॉर्म को हम हेटेरोजाइगस की कंडीशन में रखते हैं। अब देखिए ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखेंगे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। अगर मैं यहां पर सपोज हाइट की बात कर रहा हूं तो जब कभी भी मैं सिंगल कैरेक्टर की बात करता हूं तो उसका नियम यह है कि हमें उसे हमेशा सिंगल अल्फाबेट से सिंबलाइज करना चाहिए। हमें उसे हमेशा सिंगल अल्फाबेट से सिंबलाइज करना चाहिए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप उसे दो अलग अल्फाबेट से सिंबलाइज कर देंगे तो वो सिंगल कैरेक्टर नहीं होगा। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर सपोज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं जिसमें हम स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्टेम हाइट की, एंड स्टेम हाइट इज बेसिकली अ सिंगल कैरेक्टर। इसको अगर मैं टॉल वाले को और ड्वार्फ वाले को दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे दूं कि मैं बोलता हूं टॉल वाला या तो बच्चों ये हो सकता है और ड्वार्फ वाले को मैं स्मॉल लेटर से ना लिख के डी लिख दूं, तो आप यहां पे देखेंगे कि दो लेटर लिखने के कारण ये दो कैरेक्टर हो जाएंगे, ना कि ये
एक ही कैरेक्टर को सिंबलाइज करेंगे। तो ये चीज आप छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इसीलिए हम यहां पे कैपिटल डी ना लिख के स्मॉल टी लिखते हैं, जो एक ही कैरेक्टर को सिंबलाइज करते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको अभी लिखने का बताता हूं कि इसको हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। देखिए, अगर हम यहां पर एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सपोज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके पास एक फ्लावर कलर को एज अ कैरेक्टर मैं कंसिडर कर रहा हूं। अब देखिए, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात आती है तो हमेशा हमने अपने आप में जो क्राइटेरियाज हैं उनको फिक्स किया कि दो ही फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो टॉल हो सकता है या डॉफ हो सकता है। लेकिन देखिए, एक ही प्लांट में अगर मैं यहां पर सपोज 4 कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, 4 कलर्स ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहा हूं, सपोज मैं बात कर रहा हूं रेड की, मैं बात कर रहा हूं पिंक की, और मैं यहां पे बात कर रहा हूं बच्चों किस चीज की, वाइट की। तो अगर आप देखिए, अगर आप इसको आर लिख दें, इसको आप पी लिख दें, और इसको आप डब्ल्यू लिख दें, तो आपने जैसे ही यहां पे अल्फाबेट चेंज किए, ये अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं रह जाएगा। ये अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं रह जाएगा। ये हो सकता है कुछ ऑस्प्रिंग्स हैं जो कि ट्राई हाइब्रिड कॉम्बिनेशन से बने हैं। इसीलिए आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है जब आप सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, और आप ये गलती नहीं कर सकते कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं सिर्फ कलर ऑफ फ्लावर को सिंबलाइज कर रहा हूं तो उसके लिए जो यूज्ड जीनोटाइप्स हैं वो अलग अलग हों। तो ये बेसिकली हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एक गलत फॉर्म हो जाएगा। तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो क्या होगा, चलिए इस चीज को हम यहां पर देखते हैं कि इसका जो सही फॉर्म है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही फॉर्म है वो हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो आप यहां पे मान रहे हैं कलर, तो आप क्या करिए, सिंपली सी को कलर से तीनों केसेस में रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास सिर्फ रेड और व्हाइट होता तो कोई डिफरेंस नहीं था बच्चों, हम यहां पे रेड ऐसे और व्हाइट ऐसे एक बड़ा और एक छोटा अल्फाबेट यूज करते और हमारी बात हो जाती। लेकिन यहां पे क्योंकि 3 कलर्स हमने इन्वॉल्व कर लिए हैं, तो इसलिए देखिए मैंने जब यहां पर एक ही लेटर रखा तो एक चीज क्लियर हो गई कि मैं यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं जहां पे फ्लावर वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब देखिए, अगर मुझे यहां पे अलील को रिप्रेजेंट करना है रेड के, तो मैं सी और उसकी जो सुपरस्क्रिप्ट है या पावर है उस पे आर लिख देता हूं, पी के लिए, पिंक के लिए पी लिख देता हूं, और व्हाइट के लिए आप डब्ल्यू लिख दीजिए या स्मॉल आर लिख दीजिए, एक ही बात रहेगी। अगर आप डब्ल्यू लिखना चाहें आपके कन्वीनियंस के हिसाब से तो आप डब्ल्यू लिख दीजिए, अगर आप स्मॉल आर लिखना चाहें जो कि कंप्लीट डोमिनेंट, अगर मैं रेड से सिंबलाइज कर रहा हूं तो कंप्लीट रिसेसिव को अगर मैं व्हाइट से सिंबलाइज कर रहा हूं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे लिए यहां पर यह जानना बहुत जरूरी हो गया कि कैसे हमें एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। होप आपको मेरी ये 2 बातें समझ में आ गई होंगी कि जो डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन क्या होता है। वो जीन जो अपना जीन प्रोडक्ट दूसरे की कंपैरिजन में ज्यादा बनाए उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, और इसको देखिए यहां पर हमने इस तरीके से लिख भी दिया एक रिमेंबर नोट की तरह, और इसीलिए ये जो टी है ये यहां पर डोमिनेंट होगा बच्चों टी डैश पे। तो जब कभी भी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये बात हो रही है
जीन प्रोडक्ट की। और जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं कि T इज डोमिनेंट ओवर T डैश। द सेकेंड थिंग वाज कि हाउ वी शुड रिप्रेजेंट a single character. Single character should be represented by a single letter। और अगर उसमें एक से ज्यादा फिनोटिपिक फॉर्म्स हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट में उसको सिंबलाइजेशन देके लिख सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई कि कैसे हम बेसिकली डोमिनेंट और रिसेसिव अलील को के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर लिखना चाहिए। अब देखिए हम यहां पर बात करेंगे कि जो डोमिनेंट वर्सेस जो जीनोटाइप डोमिनेंट अलील का है और जो जीनोटाइप रिसेसिव अलील का है वो हम कैसे लिखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को होमोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस कर सकता है और हेटेरोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस कर सकता है। सपोज मैं यहां पर देखिए आर लिख रहा हूं तो क्योंकि आर मैं मान के चल रहा हूं इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, दैट मींस रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, तो मैं होमोजाइगस स्टेट में भी जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और हेटेरोजाइगस स्टेट में आप देखेंगे कि जो कैपिटल आर है क्योंकि वो अपना जीन प्रोडक्ट स्मॉल आर के कंपैरिजन में ज्यादा बना रहा है, इसीलिए कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट जीन होगा और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव जीन होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस कर सकता है। अब हम देखिए यहां बात कर रहे हैं जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव अलील की। जो जीनोटाइप रिसेसिव अलील का है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपने आप को होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में ही एक्सप्रेस कर सकता है। तो दैट मीन्स कि अगर किसी डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस होना है तो वो अपनी होमोजाइगस जिसमें एक जाइगोट में दोनों अलील सेम टाइप के हैं उसमें भी एक्सप्रेस कर सकता है और इस स्टेट को हम होमोजाइगस कहते हैं। और अगर हम बात करें हेटेरोजाइगस की तो एक जाइगोट में अगर दो अलील्स डिफरेंट टाइप्स के हैं बट ऑफ द सेम कैरेक्टर देन दैट स्टेट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। दैट मींस डोमिनेंट जीन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों ही स्टेट में अपने आप को नॉर्मली एक्सप्रेस करता है। मैं नॉर्मली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो कैपिटल आर जीन है वो वाइल्ड टाइप जीन है और वो अपने जीन प्रोडक्ट को प्रॉपर कंसंट्रेशन में सिंथेसाइज कर रहा है। लेकिन एक रिसेसिव जीन सिर्फ और सिर्फ अपने को होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस कर सकता है। तो रिसेसिव जीन विल एक्सप्रेस ओनली इन विच स्टेट बच्चों? होमोजाइगस स्टेट। अ रिसेसिव जीन विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। आई होप होमोजाइगस का अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। एक ही सेल में, एक डिप्लॉयड सेल में अगर दो जीन्स एक ही तरीके के हैं तो उस अवस्था को हम होमोजाइगस कहते हैं। तो अब हमने यहां पर अपने चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जिसमें डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव अलील, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर कैसे करते हैं, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट अलील किन फॉर्म्स में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव अलील किस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इसकी यहां पर बात कर ली है। अब देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों कि आप अगर लोकेशन ऑफ अलील्स ऑन अ क्रोमोसोम की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे एक बात है जिसे मैं यहां पर लेना चाह रहा हूं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जो समझनी है ये बात, ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए हमको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि जो ये टर्म हमने यहां लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम सब जानते हैं एक डिप्लॉयड सेल में दो क्रोमोसोम होते हैं और ये देखिए ये मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं। अब यहां पे आप देखिए ये जो मैंने एक चीज बनाई ये क्रोमेटिड है,
एक ऐसे ही यहां पर होगी, क्योंकि एक क्रोमोसोम में जो मेटाफिजिक स्टेट में होता है उसमें कम से कम 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, या और एक क्रोमेटिड में 2 आर्म्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है तो उसमें 4 आर्म्स होंगे। नॉर्मली एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। लेकिन यहां पे अपने कन्वीनियंस के लिए ये एक क्रोमोसोम है, और इसी तरीके से बच्चों एक क्रोमोसोम ये इस तरीके से भी होगा। लेकिन जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो सिर्फ इस वाले की और इस वाले की बात कर रहा हूं, ताकि मेरा डायग्राम पे मैं आपको एक सही चीजें सही तरीके से समझा पाऊं। तो देखिए ये मैंने यहां पर बेसिकली क्या बना दिया, दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड मैंने यहां पर बना दिया। अब अगर आप यहां पर बच्चों देखो, तो अगर आप यहां पर बात करें कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन पे कुछ इस तरीके के लोकाइज प्रेजेंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि हम यहां जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हम बेसिकली जेनेटिक लोकाई कहते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप यहां पर इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कब कहलाएंगे, जब सेम जेनेटिक लोकाई पे, मान लीजिए ये सेंट्रोमेयर से अगर मैं यहां पर 4th पोजीशन की बात कर रहा हूं, इस जेनेटिक लोकाई की बात कर रहा हूं, तो यहां के भी सेंट्रोमेयर से मैं 4th जेनेटिक लोकाई की बात कर रहा हूं। तो अगर इस जेनेटिक लोकाई पे बेसिकली सेम कैरेक्टर के अलील्स, मैं फिर कह रहा हूं, सपोज मैं यहां पर बात कर रहा हूं कलर की, और मैं बात कर रहा हूं बच्चों कैपिटल आर जो डोमिनेंट है और स्मॉल आर जो कि रिसेसिव है। अब इसके कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं मोनोहाइब्रिड के लिए, आप जानते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, या स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आप जानते हैं ये 2 अलील हैं जो कि एक डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट है, ये एक अलील, ये एक अलील, ये इस डिप्लॉयड सेल का जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन है, और ये देखिए ये 2 रिसेसिव फॉर्म्स हैं जो कि इस डिप्लॉयड सेल का जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन है। अब अगर हम यहां पे बात करें, देखिए इस पॉइंट पे ये जो 4th जेनेटिक लोकाई है, अगर यहां पे कैपिटल आर प्रेजेंट है और इसके ठीक सामने या तो कैपिटल आर या स्मॉल आर प्रेजेंट है बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। कहने की बात यह है कि आपको यह समझना है कि अगर सेम जेनेटिक लोकाई पर, ठीक है, सेम जेनेटिक लोकाई, लेकिन वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो सेम जेनेटिक लोकाई पर अगर सेम कैरेक्टर के ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन, या उसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला सेम जीन, जैसे यहां पर कैपिटल आर भी बच्चों प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यहां पे अगर देखिए स्मॉल आर है और यहां पे मान लीजिए स्मॉल आर इसके ठीक सामने प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेम जेनेटिक लोकाई पे सेम कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट्स जो कि सेम भी हो सकते हैं, डोमिनेंट वाला भी हो सकता है और रिसेसिव वाला भी हो सकता है, वो प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को आप क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखिए इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए एक क्रोमोसोम टाइप, और ये देखिए ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, ये है देखिए दूसरा क्रोमोसोम। और एक और केस हम बच्चों यहां बनाते हैं, देखिए ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा यहां से कि मैं जो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हम उसकी जब बात करेंगे, ये यहां पे मैं आपको बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर दूंगा।
अब देखिए, मान लीजिए यहां पर हम इस जेनेटिक लोकाई की बात कर रहे हैं और यहां पर हम इस जेनेटिक लोकाई की बात करें, तो अगर यहां पे बच्चों कैपिटल आर है और यहां पे स्मॉल आर है, तो आप देख सकते हैं ये एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हैं। ये एक ही कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स हैं बच्चों? दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो मतलब ये सेम जेनेटिक लोकाई पे प्रेजेंट है, तो ये तो कहलाएंगे डेफिनेटली होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, यहां पे मैं थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करूंगा और आप बिल्कुल समझ जाएंगे इससे कि नॉन होमोलोगस की कंडीशन क्या होती है। देखिए, और ये मैंने कैपिटल आर लिया और यहां पे मैंने सपोज स्मॉल एन लिया, तो आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर के साथ बच्चों कैपिटल आर जीन जा सकता है, एलील जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो सकता है, लेकिन कैपिटल आर के साथ स्मॉल एन नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल एन दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम उन क्रोमोसोम्स की बात करें जिनका जेनेटिक लोकाई तो सेम है, लेकिन सेम जेनेटिक लोकाई पर डिफरेंट कैरेक्टर्स के अलील्स प्रेजेंट हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब देखिए यहां पर इस चीज को समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। क्यों हमको एक ही अल्फाबेट एक कैरेक्टर को सिंबलाइज करने के लिए यूज करना चाहिए, यह भी बात यहां से क्लियर हो गई। सेम जेनेटिक लोकाई पर या तो सेम तरीके का या उसका रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट होगा, तभी वो क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। और अगर सेम जेनेटिक लोकाई पर दूसरे फॉर्म का कैरेक्टर का ट्रेट प्रेजेंट है, तो वो बेसिकली नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। इसमें देखिएगा कि ये जो स्मॉल एन है ये दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव फॉर्म है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो स्मॉल लेटर है वो यहां पर रिसेसिव फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां इंपॉर्टेंट आती है कि अगर हम बात करते हैं जेनेटिक एक्सचेंज की, अगर हम यहां पे बात करते हैं जेनेटिक एक्सचेंज की, तो आप देखिए यहां पर कि जेनेटिक एक्सचेंज मतलब एक क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे फिनोमिना को हम जेनेटिक एक्सचेंज कहते हैं। तो अगर हम जेनेटिक एक्सचेंज की बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, तो उस फिनोमिना को आप मुझे बता सकते हैं क्या कहते हैं? और अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो आप क्या बता सकते हैं उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, हम बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब जेनेटिक एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहां पर, जो जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट होता है। और जब कभी भी जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज जो होता है बच्चों, उस फिनोमिना को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उस फिनोमिना को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट चीज आ गई इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिन पर सेम जेनेटिक लोकाई पर या तो सेम या उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ द सेम कैरेक्टर प्रेजेंट हो, ऐसे क्रोमोसोम्स को आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और अगर जो
एलीलिक फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर के होंगे तो ऐसे क्रोमोसोम को आप नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे, और जो जेनेटिक एक्सचेंज होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज जो होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अब तक देखिए हमने अपने यहाँ 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव जीन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सही क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एक सिंगल कैरेक्टर का, इसको जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट जीन, जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव जीन, लोकेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील ऑन क्रोमोसोम, एंड फाइनली ये 5 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अपने आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि ये बता रहा है आर देयर ओनली 2 एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। देखिए इसके 2 आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप बात करें सिर्फ क्लासिकल जेनेटिक्स की, जहां पर हमने बात करी मेंडल साहब की, मेंडल साहब के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मेंडल, इसका आंसर है बच्चों यस। लेकिन अगर हम बात करें मेंडल के डेविएशंस पे, अगर मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ डेविएटर्स पे, तो इसका आंसर है नो। और इसी चीज को, इसी फिनोमिना को अभी हम बेसिकली मल्टीपल एलीलिज्म में पढ़ने जा रहे हैं। जब इसका आंसर नो आया तभी ऑब्वियस सी बात है एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसका नाम है मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म का जब केस आया तभी हमने ये देखा कि हमेशा और हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर के सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म्स होंगे, मतलब कैरेक्टर एक होगा लेकिन उसके एक से ज्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलीलिज्म मैंने आपको बताया है, नंबर जो होगा जीन्स का वो ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, लेकिन लेस देन इंफिनिटी होगा, लेकिन लेस देन इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसे हम मल्टीपल एलीलिज्म का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, इसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पर जो मैंने आपके सामने मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल रखा है, आप इस एग्जाम्पल को समझिए बच्चों। यहां पे मैंने एक कैरेक्टर को कंसिडर करा है और वो कैरेक्टर है कलर ऑफ फ्लावर। ये मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज बेसिकली अ सिंगल कैरेक्टर। अब आप यहां पे देखिए, अगर मेंडल साहब की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ बात होती रेड फ्लावर की और उसका जो रिसेसिव फॉर्म है व्हाइट फ्लावर। लेकिन यहां पे मल्टीपल एलीलिज्म में आप देखेंगे कि इसी सिंगल कैरेक्टर के आपको 4 कलर के फ्लावर्स दिखने को मिल रहे हैं। एक रेड है, एक पिंक है, एक लाइट पिंक है और एक व्हाइट है। अब देखिए मैंने कलर ऑफ फ्लावर को यहां पे R से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यहां पे इससे मुझे यह पता चल रहा है कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। और आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों हम सिंगल कैरेक्टर के लिए हमेशा सिंगल अल्फाबेट ही यूज करना चाहिए। अब सपोज देखिए मुझे इस रेड को सिंबलाइज करना है तो इसके लिए मैंने जो सुपरस्क्रिप्ट लिया है वो कैपिटल R ले लिया है। अगर पिंक को सिंबलाइज करना है तो मैंने जो सुपरस्क्रिप्ट लिया है वो P ले लिया है। लाइट पिंक के लिए मैंने LP ले लिया है और व्हाइट के लिए मैंने क्या ले लिया है बच्चों, R ले लिया है। अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि जो मल्टीपल एलीलिज्म है, मल्टीपल एलीलिज्म और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिक फर्क क्या होता है। तो ये चीज हम अपने पास हमेशा एज अ क्वेश्चन रखेंगे जो अभी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो चलिए
अब हम इस एग्जाम्पल को रिव्यू करते हैं। हमारे पास एक ऐसा फ्लावर था जिसके 4 कलर्स थे, रेड, पिंक, लाइट पिंक एंड व्हाइट, जिसको हमने सिंगल अल्फाबेट कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था और सुपरस्क्रिप्ट में उनसे उनके कलर के एलीलिक फॉर्म्स को हमने रिप्रेजेंट किया था। अब आप एक बात को समझिएगा कि जब मैंने यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करी थी और मैंने आपसे बात करी थी कि अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम की मैं बात करूंगा, यहां पर मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और ये जो है वो दूसरा क्रोमोसोम है। अब इसकी अगर हम यहां पे बच्चों बात करें तो देखिए, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये देखिए मैंने एक क्रोमोसोम बनाया और ये देखिए मैंने दूसरा क्रोमोसोम बनाया, तो आप यहां पे इस चीज को समझिएगा। अब तक हमारी ये बात ये थी कि जो यहां पे जेनेटिक लोकाई है, ये जो जेनेटिक लोकाई है, यहां पे या तो कैपिटल आर हो सकता है या स्मॉल आर हो सकता है इस वाले पे, या कैपिटल आर हो सकता है, या दोनों कैपिटल आर हो सकते हैं, या दोनों स्मॉल आर हो सकते हैं। लेकिन कोई तीसरा वेरिएंट मौजूद नहीं हो सकता, बट दिस वाज अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन देखिए इसमें डेविएटर्स हैं, इसमें यहां पर क्या क्या कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं आपको मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन में यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये कैपिटल आर के साथ बच्चों यहां पर देखिए, ये मैं एलीलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है। तो आप यहां मान के चलिएगा, अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है, मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है, तो अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है तो दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल आर भी हो सकता है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर यहां पे कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर के साथ बच्चों पिंक वाला ट्रेड जो कि आरपी जो पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हो सकता है। कैपिटल आर के साथ देखिए RLP जो लाइट पिंक कलर है ये भी हो सकता है। और कैपिटल आर के साथ जो हमारा स्मॉल आर है ये भी हो सकता है। कहने की बात यह है कि मोस्ट डोमिनेंट और मोस्ट रिसेसिव, देखिए ये जो चीज है ये है मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म, राइट, दिस इज मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों ये एग्जाम चीजों को समझना। और देखिए ये जो व्हाइट है ये जो है ये मोस्ट रिसेसिव फॉर्म है। मतलब कहने का ये है कि इसका जीन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बन रहा है, इसका जीन प्रोडक्ट सबसे कम बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा ये एक्सप्रेस करेगा और फिर ये एक्सप्रेस करेगा। लेकिन नॉर्मली हम देखते थे कि जो ये जेनेटिक लोकाई थे उसमें या तो डोमिनेंट वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं या एलील्स प्रेजेंट होते हैं, या रिसेसिव वाले या डोमिनेंट वाला या रिसेसिव वाला। लेकिन इस वाले पे वेरिएंट्स मौजूद नहीं होते। लेकिन मल्टीपल एलीलिज्म में आप देखेंगे कि अलग अलग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं अलग अलग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को समझें कि एक पॉपुलेशन एक जीन पूल है। आप मान के चलिए कि ये मान लीजिए एक पॉपुलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जहां बहुत सारे सेल्स हैं, या ये देखिए तो मैं सिर्फ एक सेल की यहां पर बात कर रहा हूं जहां पे ये अगर पॉपुलेशन है तो ये उसका एक सेल है जहां पे ये जो बच्चों क्रोमोसोम है उसमें ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है, उसमें ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है। मतलब यहां पर अगर कैपिटल आर सुपरस्क्रिप्ट आर प्रेजेंट है तो इस वाले में क्या प्रेजेंट होगा? आर सुपरस्क्रिप्ट आर। लेकिन इसी पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर्स में
कोई जरूरी नहीं है कि यहां कैपिटल आर के साथ यहां कैपिटल आर ही मौजूद हो, ये कुछ और कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसे मैं आपको बेसिकली 4 सेल्स बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए जब हम इस चीज की बात करेंगे। अब यहां पर इन द मीन टाइम जब तक मैं ये रब कर रहा हूं तब तक आपको मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो यहां पर डिफरेंस आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मल्टीपल एलिलिज्म में, वो बेसिकली क्या होगा, वो ये होता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिस कारण से उसका कंप्लीट डोमिनेंट एक्सप्रेशन नहीं आता है और एक इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन आता है। मतलब कि अगर हम बात करें बेटा आर की या आर की, तो अगर इस कैपिटल आर का डोमिनेंट नेचर है स्मॉल आर पे, व्हाइट वाले पे, तो इसका जो कलर आने वाला है वो रेड आने वाला है। लेकिन अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म की बात करेंगे तो हम इस चीज को समझ लें और जान लें कि अगर वो डोमिनेंट जीन अपनी होमोजाइगस स्टेट में है तभी उसका कलर रेड आएगा, अन्यथा अगर वो अपनी हेटेरोजाइगस स्टेट में है तो ये कैपिटल आर यहां पे अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करेगा और इसका एक अंडर एक्सप्रेशन आएगा जो कि पिंक होगा। ठीक है, जो कि पिंक होगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म में कि अगर मैंने कह दिया कि ये कैपिटल आर डोमिनेंट है तो वो इन सब पे डोमिनेंट होगा, इनके जितने भी वेरिएंट्स ऑफ अलील्स हैं ये सब पे इस पे डोमिनेंट होगा और जो एक्सप्रेशन आएगा वो रेड का ही आएगा। बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हेटेरोजाइगस अवस्था में उस डोमिनेंट जीन का हमेशा थोड़ा कम एक्सप्रेशन होता है, जिस कारण से उसके कंप्लीट जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो नहीं शो होता और एक कहें कि एक ब्लेंडेड कलर बिटवीन द कंप्लीट डोमिनेंट एंड द कंप्लीट रिसेसिव फॉर्म एक्सप्रेस होता है। तो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एलिलिज्म एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए अभी हम अपने दोबारा से उसी पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, अगर मैंने यहां पर बात करी कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था एक जेनेटिक लोकाई पे और ये एक जेनेटिक लोकाई पे प्रेजेंट था, तो आपने देखा बच्चों जो यहां पे जीनोटाइप आया वो एक इंडिविजुअल जाइगोट में क्या आया, ये आया। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर एंड पिंक। यहां पे देखिए ये कैपिटल आर कैपिटल आर एलपी, ये सारे में जाइगोट बना रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या आएगा, ये कैपिटल आर आएगा और ये कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो आप मान के चलिए कि ये आप सेल 1 मान लीजिए, ये आप सेल 2 मान लीजिए, तो ये आप सेल 3 मान लीजिए, ये आप 4 मान लीजिए, या आप कहें कि जाइगोट 1 2 3 4 ऐसे है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जो मैंने यहां पे देखिए एक पॉइंट लिखा है कि डिप्लॉयड सेल हैज ओनली 2 मल्टीपल एलिल्स। मान लीजिए मैं अगर फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, एक डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक डिप्लॉयड सेल की, तो यहां पे आप देखिए यहां पे सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकते हैं। बल्कि उस मतलब अगर मैं यहां पे मान के चलूं कि 1 2 3 4 दे आर द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो देखिए अगर एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल अगर ये है, ठीक है, तो ये C1 है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये मैं 1 2 3 4 के जहां जीनोटाइप्स मैंने लिखे, तो आप देख सकते हैं एक सिंगल सेल की बात करूं, सिंगल डिप्लॉयड सेल की बात करूं, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, 2 ही अलील्स हो सकते हैं। बल्कि उसके पॉपुलेशन में जो दूसरे जाइगोट्स हैं, जो दूसरे डिप्लॉयड सेल्स हैं, उनमें उनके वेरिएंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ये इनन्यूमरेबल हो सकते हैं बेटा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। ये आप समझिए, ये ऐसा भी हो सकता है
कि आर आर ये भी हो, ये भी हो सकता है कि ये पिंक के साथ पिंक आए, तो ऐसे करते हमारे सेल्स बन जाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक डिप्लॉयड सेल में या मैं कहूं एक इंडिविजुअल में कभी भी दो मल्टीपल अलील से ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए यहां पे हमने 4 मल्टीपल अलील्स को कंसीडर करा, आर आर, आर पी, आर एल पी एंड आर आर स्मॉल आर। These are the 4 multiple alleles. How many multiple alleles are present in this system? 4 multiple alleles. लेकिन एक इंडिविजुअल जाइगोट में, एक इंडिविजुअल सेल में इन 4 में से सिर्फ बच्चों 2 ही मल्टीपल अलील होंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। बल्कि उसके पॉपुलेशन में या उसके पॉपुलेशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं उसमें जो दूसरे वेरिएंट्स हैं मल्टीपल एलिलिज्म के, ये प्रेजेंट होंगे। दैट मींस कि ये हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। आई रिपीट कि एक डिप्लॉयड सेल में मल्टीपल अलील्स के सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके पॉपुलेशन में या अलग अलग इंडिविजुअल्स में मल्टीपल अलील्स के अलग अलग वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। होपफुली आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं कि यहां पर हमने बात करी है बच्चों 4 किसकी, 4 मल्टीपल अलील्स की, जिनका जीनोटाइप क्या था, जिनका जीनोटाइप ये था। और ये देखा कि एक इंडिविजुअल में कि इन 4 वेरिएंट्स में सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हो सकते हैं और दूसरे मेंबर्स में अदर वेरिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहां पे जो पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पे जो ये मल्टीपल अलील्स हैं इनका एक ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन मतलब इनका जो एक्सप्रेशन होता है, या मैं ये कह दूं कि जो इनका डोमिनेंस ग्रेडेशन होता है, या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जिसका जीन प्रोडक्ट ज्यादा सिंथेसाइज होता है वो हमेशा दूसरे पर हावी रहता है अपने एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं। तो देखिए ग्रेडेशन पैटर्न क्या रहता है, मैंने आपको बताया था कि जो क्या रेड वाला है यहां पे ये मोस्ट डोमिनेंट है, ये मोस्ट डोमिनेंट है, और जो ये व्हाइट वाला है ये मैं कह दूं कि ये लीस्ट डोमिनेंट है। तो आप देखेंगे कि जो वेरिएंट्स जनरेट हो रहे हैं वो मोस्ट डोमिनेंट और लीस्ट डोमिनेंट के बीच के ही हैं। दैट मीन्स मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर डोमिनेंस की बात करेंगे तो कैपिटल आर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, उसके बाद पिंक आएगा ग्रेडेशन में डोमिनेंस में, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, लाइट पिंक आएगा डोमिनेंस में, और आखिरी में आप देखेंगे व्हाइट आएगा या आर आएगा। तो इसका मतलब आपको ये जो सेकेंड पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि जो ग्रेडेशन पैटर्न होता है उसका क्या मतलब होता है, यहां पे मैंने आपके साथ इसको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है कि जो ग्रेडेशन होता है वो मोस्ट डोमिनेंट और लीस्ट डोमिनेंट फॉर्म के बीच का ही होता है, या डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के बीच में जो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशनल फॉर्म्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब अगर हम देखें कि ये चीज बच्चों यहां लगी हुई है, तो चाहे ये केस हेटेरोजाइगस का हो या होमोजाइगस का हो, जो डोमिनेंस में पहले आ रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन्स कि अगर हम देखिए यहां पे जीनोटाइप ऑफ रेड की बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं जीनोटाइप ऑफ रेड की, तो आप इस चीज को समझिए कि जो जीनोटाइप है रेड का वो ये देखिए आर स्टेट में आप एक्सप्रेस कर सकता है, ये होमोजाइगस स्टेट है। ये देखिए यहां पे ये हेटेरोजाइगस स्टेट है। क्यों, आप समझिए, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने यहां पे आर लिखा और यहां लिखा बच्चों आरपी, लेकिन आप जानते हैं कि जो ये आर है ये डोमिनेंट है आरपी पे, इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, रेड आने वाला है। सिमिलरली देखिए रेड इन सभी पे डोमिनेंट है क्योंकि इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म, इसीलिए आप देखेंगे यहां पे वो लाइट पिंक पे भी डोमिनेंट है लेकिन इसका एक्सप्रेशन रेड आएगा,
और ये वाइट पे तो डोमिनेंट ही है। तो मतलब ये जो 4 जीनोटाइप्स हमारे पास आए ये रेड कलर को शो कर रहे हैं। इसमें से कोई भी जीन आएगा, अगर कोई भी जाइगोट बनेगा उसमें जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा बच्चों वो रेड का आएगा। अब देखिए अगर हम पिंक की बात करें तो पिंक के साथ कभी भी रेड नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है बच्चों, ये पिंक है और ये पिंक जो है ये होमोजाइगस स्टेट में ले लीजिए इसको, ये आरपी के फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए अपनी होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस करेगा, यहां आर नहीं आएगा। क्या आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल आर जो है ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसलिए पिंक या तो अपनी होमोजाइगस स्टेट में या लाइट पिंक पे या व्हाइट वाले जीनोटाइप पे डोमिनेंस शो करेगा। देखो यही लिखा हुआ है, ये या तो ये कंडीशन होगी बच्चों जब वो अपनी होमोजाइगस स्टेट में हो रहा है, या जो पिंक का एलील है वो अपने लाइट पिंक काउंटर पार्ट पे क्या करे, हेटेरोजाइगस स्टेट में डोमिनेंस शो करे, या जो ये पिंक है अपने रिसेसिव फॉर्म पे डोमिनेंस शो करे जो कि व्हाइट था। तो ये तीनों जीनोटाइप्स किसके हो जाएंगे, पिंक के हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आप आ जाइए कि जो लाइट पिंक है वो क्या है। अब देखिए लाइट पिंक जो है वो ये अपनी होमोजाइगस स्टेट में, और ये देखिए जो लाइट पिंक है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डोमिनेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पे डोमिनेंट है। इसलिए जब हम बात करेंगे इस केस की तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास आएगा ये जीनोटाइप्स लाइट पिंक के हो जाएंगे, और जो हमारा व्हाइट है जो कि कंप्लीटली होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में ही एक्सप्रेस कर सकता है वो एलपी फॉर्म में ही, सॉरी ये एलआर फॉर्म होगा बच्चों, ये थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया है, ये आर फॉर्म में ही बेसिकली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कितने मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व थे बच्चों, यहां पे अगर हमारे पास 4 मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व थे, यहां पे हमारे पास 4 मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व थे, तो टोटल जीनोटाइप्स हमारे पास बच्चों कितने हैं, चलिए काउंट करते हैं। एक ये आया, एक ये आया, 2 3 4 जीनोटाइप हमारे पास यहां आए। देखिए 3 जीनोटाइप हमारे पास यहां आए, 2 जीनोटाइप हमारे पास यहां आए, और हमारे पास 1 जीनोटाइप यहां आए। तो टोटल जीनोटाइप्स अगर हम काउंट करें 4 + 3 7, 7 + 2 9 and 1 10, तो टोटल जीनोटाइप्स मेरे पास 10 है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाएगी जब यहां पे जीनोटाइप का नंबर सपोज क्या आ जाए, 15 आ जाए। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि मल्टीपल अलील्स में नंबर जो n का नंबर है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 रहेगा, बट लेस देन इंफिनिटी रहेगा, लेकिन 15 तो देखिए बच्चों हो सकता है। अब 15 अगर आ जाए तो आप कहां तक ये जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस इस तरीके से निकालते रहेंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस का निकालने का। ये देखिए हमने यहां नीचे लिखा हुआ है कि जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म फॉर n मल्टीपल एलिज्म इज बेसिकली गिवन बाय n + 1/2। तो अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो आप देखिए यहां पे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल लिस्ट, तो यहां पे ये जो n की वैल्यू हो गई ये 15 हो गई। फॉर्मूले में प्लेस करते हैं बच्चों, n/2 n + 1, n + 1 मतलब कितना हो गया, 15 + 1, तो ये हमारे पास कितना आया बच्चों, 7.5, या हम इसको कहते 8, तो ये हमारे पास आ जाता 120 कॉम्बिनेशंस। तो देखिए ये नीट प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जब आपको गिवन मल्टीपल अलील्स दे रखे हों तो आप उससे जीनोटाइप्स निकालें। देखिए 120 जीनोटाइप्स को इस तरीके से निकालना बहुत टीडियस काम है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन इट इज अ डॉन्टिंग टास्क, या इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एक्चुअली
write down the genotypes of the 15 allelic system so far as multiple allelism is concerned. So we should have a direct formula to calculate the number of genotypes. और बच्चों देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए बड़ा यूजफुल है जब हम इस चीज की बात करते हैं। तो अब मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं आपको इस टॉपिक का, मल्टीपल एलिलिज्म का, जिसको मैंने यहाँ पर फ्लावर कलर से बेसिकली एक्सप्लेन किया है। तो हमने आपको बात करी थी, हमने एक कैरेक्टर लिया जिसमें 4 वेरिएंट्स थे फ्लावर के। नॉर्मली जनरली 2 ही होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म के केस में यहां पर हमने 2 एक्स्ट्रा वेरिएंट्स देखे जिसमें हमने पिंक और लाइट पिंक की बात करी। इनके सिंबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम सेम लेटर यूज करेंगे, और जो सेम लेटर हमने यहाँ पे यूज किया है वो कैपिटल R यूज किया है चारों ही वेरिएंट्स के लिए। लेकिन उनके कलर को सिंबलाइज करने के लिए हमने अलग अलग अल्फाबेट्स यूज किए हैं उनकी सुपरस्क्रिप्ट में। रेड के लिए R यूज किया है, पिंक के लिए P यूज किया है, लाइट पिंक के लिए LP यूज किया है, और व्हाइट के लिए स्मॉल r यूज किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक इंडिविजुअल में इन 4 मल्टीपल एलील्स में से सिर्फ 2 ही इनके वेरिएंट्स हो सकते हैं, बल्कि पॉपुलेशन के अदर मेंबर्स में इनके अलग अलग वेरिएंट्स भी पाए जा सकते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म में एक बहुत अच्छी चीज है, ये चीज देखी जाती है कि जो एलिलिक सिस्टम्स हैं उनका एक डोमिनेंस पैटर्न होता है जो यहां देखने को मिलेगा, जहां पे रेड अलील पिंक पे डोमिनेंट है, पिंक जो है लाइट पिंक पे डोमिनेंट है, और लाइट पिंक जो है वो व्हाइट पे डोमिनेंट है। उसके बेसिस पर ही हमने बच्चों यहां पर जीनोटाइप्स ऑफ रेड पिंक लाइट पिंक एंड व्हाइट निकाले। हमने ये देखा कि 10 जीनोटाइप्स बने अगर 4 मल्टीपल एलील्स इन्वॉल्व है, और बेसिक हमने एक फॉर्मूला भी देखा कि अगर मल्टीपल एलील्स का नंबर ज्यादा हो तो हम कैसे टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिस्कशन था ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कलर ऑफ फ्लावर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉज ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म की। तो देखिए बहुत सिंपल सी एक बात होती है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो म्यूटेशन होता है इसको ही कहा जाता है बच्चों फाउंटेन हेड्स ऑफ एवोल्यूशन। हेड्स ऑफ एवोल्यूशन, इसी को कहा जाता है फाउंटेन हेड्स ऑफ एवोल्यूशन। मैंने इस चीज को इनडायरेक्टली आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी अगर वाइल्ड पॉपुलेशन में, देखिए समझिएगा मेरी बात को, अगर यहां पे वाइल्ड पॉपुलेशन है, वाइल्ड पॉपुलेशन के लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोटोट्रॉफ यूज किया जाता है। इस वाइल्ड पॉपुलेशन में जब कभी भी म्यूटेशन होगा, जब कभी भी म्यूटेशन होगा तो आप देखेंगे कि यहां पे, ये देखिए मैं यहां पे म्यूटेशन की बात कर रहा हूं, तो आप जब देखेंगे कि यहां पे म्यूटेशन होगा तो इसका एक चेंज्ड फॉर्म आपको दिखेगा, आपको इसका एक चेंज्ड फॉर्म दिखेगा। और ये जो चेंज्ड फॉर्म है इन्हीं को हम बेसिकली वेरिएंट्स कह रहे हैं मल्टीपल एलीलिज्म में। तो एक कैरेक्टर में डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील के बीच में आप ये कह सकते हैं एक कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हुआ जिसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स थे वो भी जनरेट हुए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक स्टेबल नहीं थे, इसलिए जो नेचर में डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म ही रह गए। लेकिन जिन केसेस में उनके वेरिएंट्स देखे जाते हैं उन्हीं केस को हम बेसिकली मल्टीपल एलीलिज्म का केस कहते हैं। तो जो मल्टीपल एलीलिज्म का मेन कॉज है दैट इज बेसिकली म्यूटेशन।
और अगर आप यहां पे बात करें कि मल्टीपल एलिलिज्म में बेसिकली जो मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन होता है, और देखिए ये वो फॉर्मूला था जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था कि n/2 n+1 इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस फॉर्म फॉर मल्टीपल एलिज्म। तो आप याद रखिएगा कि जो मल्टीपल एलिज्म का बेसिक कॉज है वो म्यूटेशन है। अब देखिए एक रिवीजन प्रोस्पेक्ट से हम यहां पर मल्टीपल एलिलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डील कर लेते हैं। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल एलिलिज्म की है वो क्या है बच्चों? देखिए देयर आर मोर देन 2 एलील्स ऑफ द सेम जीन। जो यहां पे सेम जीन की बात करी गई है बच्चों, वो आप मान लीजिए इसको आप सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहां पे इस सेकेंड पॉइंट की बात करें, ऑल द मल्टीपल एलील्स अकर ऑन द सेम लोकस। मैंने आपसे बात करी थी, देखिए ऑल द मल्टीपल एलील्स अकर ऑन द सेम लोकस ऑफ द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए ये आपके क्या थे? होमोलोगस क्रोमोसोम थे, और जो लोकस इस क्रोमोसोम का है वही लोकस इस क्रोमोसोम का है, और यहां पे उसका जो मल्टीपल एलील्स हैं वो यहां पे प्रेजेंट होंगे। अब देखिए ये बात हो गई कि अ क्रोमोसोम कंटेन्स ओनली 1 एलील ऑफ द ग्रुप। अब देखिए ये एक क्रोमोसोम की बात करूं, ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मैं कह सकता हूं एक पेयर है, लेकिन अगर मैं एक क्रोमोसोम की बात करूं तो एक जेनेटिक लोकस पे मल्टीपल एलिलिज्म का सिर्फ एक ही जीन होगा। ये भी देखिए क्लियर हो गई बात। चौथी बात यहां पर यह है, इंडिविजुअल पोजेस ओनली 2 एलील्स while the gametes carry only single allele। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लीजिए ये जाइगोट है तो एक जाइगोट में 2 ही मल्टीपल एलिलिज्म होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे, इसके दूसरे मेंबर्स में इनके वेरिएंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल सेल या जाइगोट में 2 ही मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होंगे। और जब ये बेसिकली मियोसिस के दौरान, मियोसिस जब इनमें होगी और ये सेग्रीगेट करेंगे तो जो इनसे गैमीट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही मल्टीपल एलील प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए हमारा 4th पॉइंट आ गया। अब हम यहां पर देखिए 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा गया है कि मल्टीपल एलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट ये है कि डिफरेंट एलील्स शो dominance recessive relationship or intermediate dominance among themselves, they therefore follow Mendelian pattern of inheritance। तो मैंने आपको स्टार्ट ही में ये कह दिया था कि मेंडेलियन प्रिंसिपल का ये थोड़ा सा डेविएटर है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें होती हैं। देखिए ये पॉइंट को, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू देके एक्सप्लेन कर देता हूं, और बाद में इसको मैं बहुत अच्छे से जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए हमारे ह्यूमंस में जो एक ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, जिसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। इसको भी मैं बहुत डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस करूंगा। तो देखिए मैं अल्फाबेट सेम यूज कर रहा हूं। अगर मैं आई एलील, आई कैरेक्टर ले रहा हूं तो मैं सिर्फ ब्लड ग्रुप को डिस्कस कर रहा हूं, और क्योंकि मैंने एक मोनोहाइब्रिड ही यहां पे कंसीडर किया है तो मैंने यहां पे सबसे पहले तो अल्फाबेट सेम कर लिया। अब अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं तो सुपरस्क्रिप्ट मैंने ए लिख दिया, बी की बात कर रहा हूं तो मैंने बी लिख दिया, और अगर मैं ओ की बात कर रहा हूं तो ओ लिख दिया। वैसे ओ कुछ नहीं होता है, मैं आपको ब्लड ग्रुप में बताऊंगा कि ये ओ का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ए क्या होता है और बी क्या होता है, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है। ये सबकी कहानी थोड़ी सी लंबी है जो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं श्योरली एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म को डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां आप देखिए कि जो ए और बी होता है ये आपस में बच्चों कोडोमिनेंट होता है। कोडोमिनेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों का जीन प्रोडक्ट बराबर कंसेंट्रेशन में एक्सप्रेस करेगा, और ये दोनों एज ब्लड ग्रुप ए बी टाइप एक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस कर जाएंगे। तो देखिए यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी आता है। देखिए कोडोमिनेंस कैसे आएगा, ए बी क्या हो गया, बेसिकली कोडोमिनेंस हो गया। मैं आपको यहां पे देखिए सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा।
यहां पे बोलता है डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। अब इसको देखते हैं बच्चों, ये जो IA होता है वो डोमिनेंट होता है IO पर, और वैसे ही IB डोमिनेंट होता है IO पे। दैट मीन्स कि जो हमारे पास IA-IO फॉर्म है या IB-IO फॉर्म है, इससे बनेगा ब्लड ग्रुप A और इससे बनेगा ब्लड ग्रुप B। ये दोनों मेरे डोमिनेंट फॉर्म्स हो गए। तो देखिए ये हो गया डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, जिसमें कैपिटल A डोमिनेंट है स्मॉल o पे और कैपिटल B डोमिनेंट है स्मॉल o पे। और इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इसमें नहीं देखा जा रहा है बेसिकली, लेकिन रिसेसिव ट्रेट भी आएगी कब? जब IO अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहां पर कुछ भी एक्सप्रेस हो सकता है। ये हमारा मल्टीपल एलिलिज्म का बच्चों लास्ट पॉइंट है। होपफुली आपको मल्टीपल एलिलिज्म समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स मल्टीपल एलिलिज्म के, जैसे हम देखें कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, जिसको हम कॉमनली कौन सी फ्लाई कहते हैं बच्चों? इसको हम कॉमनली कहते हैं फ्रूट फ्लाई। इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली वाइल्ड टाइप जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था 15 अलील्स का, वो देखिए वो यहीं से आया है। द वाइल्ड टाइप of allele for eye color capital W mutated to form white small w. Further mutation in both produced as many as 15 variants which are recessive to wild type and dominant to eye. ठीक है, तो आप इस चीज को समझ जाइएगा। और एक कोड कलर इन रैबिट में, जिसमें हम 4 कोड कलर्स देखते हैं, अगोटी, चिंचिला, हिमालयन ब्रीड एंड एल्बिनो। These also are the examples of multiple allism. What I would like to you to do is कि आप अगर मुझे इस चीज को ठीक वैसे ही डिस्कस करके बताएं जैसे कि मैंने फ्लावर कलर को डिस्कस किया था, तो ये बहुत अच्छा असाइनमेंट बन जाएगा आपके लिए कि इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म विद रिस्पेक्ट टू कोड कलर ऑफ रैबिट, एंड द कोड कलर्स आर बेसिकली अगोटी, चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो। तो दिस कंक्लूड्स विद आवर टॉपिक ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। और लास्ट में बच्चों यहां पर एक छोटा सा नॉलेज चेक है जो आपने हमारे इस वीडियो से सीखा। तो इसमें हमने बेसिकली 5 क्वेश्चंस लिखे हैं कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म, सेकंड है देखिए आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं मल्टीपल एलिलिज्म के, और आपको कोड कलर ऑफ रैबिट को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म डिस्कस करना है। आपको यह बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं बच्चों, ये पॉपुलेशन है बेसिकली, इन अ पॉपुलेशन कितने होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। और हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट फॉर अ सिस्टम हैविंग 15 मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये एक बेसिक आइडिया था जिसमें हमने ये देखा कि हम कैसे मल्टीपल एलिलिज्म के फिनोमिना को क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं।